हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मूवीज़ बकेट लिस्ट एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं द हनी ड्यू नाम की मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसकी IMDb रेटिंग है 4.5 आउट ऑफ 10 और इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेव रक्स मिलबर्न ने। ये मूवी एक ऐसे यंग कपल के बारे में है जो कि एक बूढ़ी औरत से हेल्प तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके साथ जो होता है वो बहुत ही डरावना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की के साथ जो कि खाना खाते हुए बाइबल पढ़ रही थी। उसके सामने एक बूढ़ी औरत जिसका नाम केरन था वो बैठ के घी पीस रही थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद उसका एक फ्यूनरल रखा जाता है जिसमें ये पता चलता है कि केरन ऑलरेडी इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। अब उनके ठीक सामने गुनी नाम का एक आदमी आता है जो कि वहाँ पे बूबी ट्रैप सेट कर रहा था। तभी उसे एक घर से आवाज़ें आने लगती है तो वो उसके बेसमेंट में चला जाता है। अब यहाँ पे हमें सैम और राइली को इंट्रोड्यूस किया जाता है। राइली एक बॉटनिस्ट होती है जो कि कार में बैठ के सॉर्डिको के बारे में एक वीडियो देख रही होती है। हमें उस वीडियो से पता चलता है कि सॉर्डिको के कंजप्शन की वजह से लोग पागल हो जाते हैं, लोगों को गैंग्रीन भी हो सकता था और कई सारे केसेस में एम्पुटेशंस भी करने पड़े थे। कुछ देर बाद उसका बॉयफ्रेंड सैम आके कार में बैठ जाता है और सैम बार बार कुछ लाइंस दोहरा रहा था। सैम एक एक्टर था और वो अपने एक स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। वो लोग गाड़ी से आगे जा ही रहे होते हैं कि अचानक उनका GPS बंद हो जाता है। उसी टाइम वो लोग एक साइकिल चला रहे लड़के को क्रॉस करते हैं जो कि उनको अजीब तरह से देख रहा था। सैम को लगता है कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उतर के गाड़ी चेक करने लगता है, लेकिन जब वो उतरता है तो वो देखता है कि वो बच्चा उसे अभी तक देख रहा है। सैम उससे मदद के लिए पूछता है पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर सैम और राइली आगे बढ़ के एक फार्म में अपना कैंप सेटअप करते हैं। जब वो लोग सोने ही वाले होते हैं कि फार्म का ओनर यूलिस वहाँ पर आ जाता है और उनको वहाँ से जाने बोलता है। वो लोग अपनी गाड़ी में वापस तो आ जाते हैं पर उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। सैम और राइली अभी जंगल की तरफ चलने लगते हैं और वहाँ से गुजरते वक्त अचानक एक लाइट बल्ब जलने लगता है। राइली और सैम वहीं रखे बूबी ट्रैप के पास थे जो कि स्टार्टिंग में गनी ने लगाया था। राइली को आगे घर दिखता है और ये दोनों उसी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। घर की बेल को बार बार बजाने के बाद उन्हें कैरन ग्रीट करती है। फिर वो दोनों कैरन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन दोनों की कार खराब हो गई थी और मोबाइल में भी सिग्नल नहीं था। कैरन बड़े अजीब नज़रों से सैम को देख रही होती है जो कि उन दोनों के लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कैरन उनको बताती है कि वो अपने नेबर पीट को बुला लेगी जो कि उनकी कार को ठीक कर देगा और फिर वो पीट से बात करके उसे जल्दी आने के लिए बोलती है। नाउ कैरन सजेस्ट कि जब तक पीट आता है उन लोगों को डिनर कर लेना चाहिए। वो दोनों पहले तो थोड़ा हेसिटेट होते हैं पर फिर मान जाते हैं। वो लोग डाइनिंग रूम में आते हैं और हमें पता चलता है कि गनी कैरन का बेटा है और 6 महीने पहले हुए एक एक्सीडेंट की वजह से वो पार्शियली कैटाटोनिक हो चुका है, यानी कि वो ज़्यादा हिल और बोल नहीं सकता। कैरन सैम और राइली के लिए मीट निकाल ही रही होती है कि राइली उनको रोक देती है। राइली एक वेगन थी और सैम को कोलेस्ट्रॉल था इसलिए वो लोग मीट नहीं खा सकते थे। यहाँ पे कैरन थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है पर फिर भी रेफ्रिजरेटर से कॉर्न्स और बीन्स निकाल के उनको खाने के लिए दे देती है। खाने के टेबल पे गनी हमेशा पॉपॉय देख के खाना खाया करता था और कैरन उसे खाना खाने में मदद करती थी। यहाँ पे सैम को कैरन का होममेड ब्रेड बहुत पसंद आता है। तब बातों ही बातों में राइली ये भी जानने की कोशिश करती है कि इस जगह पे सॉर्डिको फंगस के अटैक के बाद लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, जिससे कि उसकी थीसिस में थोड़ी हेल्प हो सके। पर कैरन ये सवाल अवॉइड कर देती है। खाना खाने के ही वक्त कैरन सैम के सामने कुछ होममेड कपकेक्स खाती है और उसको लूर करने की कोशिश करती है पर राइली सैम को संभाल लेती है। बहुत ही देर हो गई थी और पीट जो कि कैरन का नेबर था उसका नामो निशान नहीं था, तो कैरन उन लोगों को सजेस्ट करती है कि वो रात के लिए वहीं पर रुक जाए। सैम और राइली के पास कोई और चॉइस नहीं थी और वो वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। कैरन उन लोगों को अपने बेसमेंट में रहने के लिए जगह देती है। राइली फ्रेशन अप होके रूम में बैठी थी। सैम फ्रेशन अप होने जा ही रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस सॉर्डिको से अफेक्ट होते हैं उनके फिंगर टिप्स काले पड़ जाते हैं और कैरन के फिंगर टिप्स भी काले थे। राइली चुपचाप अपने बैग से एक कपकेक निकाल के खा लेती है जिसे सैम देख लेता है और वो गुस्से में ऊपर जाके फ्रिज से खाना निकाल के खाने लगता है। थोड़ी देर बाद गनी भी आके उसके सामने बैठ जाता है। वो गनी को बोलता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं खा सकता और ये उसके लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। खाते खाते सैम सो जाता है और उसको एक सपना आता है कि वहाँ पे वो बहुत कुछ खा रहा है। सब अचानक से पॉपॉय के कैरेक्टर्स बन जाते हैं और उसके मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने लगते हैं। इसी बीच राइली को काफ़ी सारे आवाज़ें सुनाई देती है और उसको लगता है कि ये सैम है।
वो उन आवाज़ को फॉलो करने लगती है और सैम जब वापस कमरे में आता है तो उसको राइली नहीं दिखती। वो पूरे घर में राइली को ढूंढने लगता है और उसको पता चलता है कि कैरन भी घर से गायब है और वो राइली को ढूंढते हुए बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचते ही वो 911 को कॉल करता है और राइली की मिसिंग होने के बारे में बताता है। जब पुलिस वाला उसको एड्रेस के लिए पूछता है तब वो बता नहीं पाता। उसकी नज़र कैरन के बांध पे जाती है। जब वो उस बांध के अंदर जाता है तब कैरन उसे बेहोश कर देती है। सैम और राइली को जब होश आता है वो लोग एक लकड़ी के लॉक पर बंधे हुए थे। उनके हाथों और पैरों को टेप से कवर किया गया था। उन्हें ब्रीदिंग मास्क भी पहनाए गए थे जो कि गैस टैंक से कनेक्टेड थे। जब वो लोग यहाँ वहाँ देखते हैं तब उनकी नज़र गनी पे पड़ती है जो एक डिस्टॉर्टेड स्क्रीन को देखते हुए वहीं पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कैरन और यूलिस आते हैं और उस टेबल पे एक बक्सा भी था। उस बक्से से दूध निकल रहा था जो कि 2 बॉटल्स में कलेक्ट हो रहा था। यूलिस और कैरन खाना खाते हैं और गनी के चीक्स पे लगे हुए बैंडेड को निकाल के उसके घाव को साफ करके वापस से पट्टी लगा देते हैं। कैरन और यूलिस सॉडिको की वजह से पागल हो गए थे और इसी कारण वो कैनिबल्स बन चुके थे। वो लोग अपने लाइफस्टाइल को गॉड विल बोलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को मिस इंटरप्रेट करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कैनिबलिज्म ही एक रास्ता था जिससे वो अपने क्रॉप्स के लॉस को कंपनसेट कर पाए। कैरन और यूलिस ये भी बोलते हैं कि जो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं और धीरे धीरे उनको खाते हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि गुनी कैरन का बेटा नहीं है पर वो एक हंटर था जिसको इन्होंने मेंटली और इमोशनली डिसेबल किया था ताकि वो लोग धीरे धीरे उसे भी खा पाए। इसके बाद कैरन वो बॉक्स खोलती है जिससे एक लड़की निकलती है। उस लड़की के हाथ पैर कटे हुए थे। उसको भी उन लोगों ने मेंटली और इमोशनली डिसेबल किया था ताकि वो लोग धीरे धीरे उसे भी खा पाए। उसको वो लोग गनी के कुछ फ्लैश के पार्ट्स खिलाते हैं और वो ठीक से खा नहीं पाती पर वो लोग उसे ज़बरदस्ती खिला देते हैं और उसी बॉक्स में फिर से सुला देते हैं। यूलिस फिर ऊपर चढ़ता है और सैम की आंखें देखता है ताकि वो उसे भी मेंटली और इमोशनली डिसेबल कर सके। इसी दौरान यूलिस गनी को गैस का सप्लाई बढ़ाने के लिए बोलता है। जैसे ही वो उसके आंखों में रॉड घुसाने वाला होता है उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है। सैम और राइली को यूलिस चीखने से मना कर देता है और उन दोनों को बोलता है कि कैरन सब संभाल लेगी। कैरन के पीछे पीछे थोड़ी देर बाद यूलिस भी चला जाता है। फिर गनी, सैम और राइली उस बांध में अकेले होते हैं। सैम गनी को बोलता है कि वो गैस ऑफ करे जो गनी कर भी देता है। फिर सैम उसे राइली को छुड़ाने के लिए बोलता है और जब वो लोग फ्री हो जाते हैं सैम गनी को बोलता है कि वो राइली को लेके यहाँ से भाग जाए क्योंकि गनी की सोचने की शक्ति खत्म हो चुकी थी तो वो उसको लेके भागने लगता है। मीनवाइल सैम जो चल नहीं पा रहा था वो लंगड़ाते लंगड़ाते उस बॉक्स के पास पहुंच जाता है पर उसी समय वहाँ पे कैरन और यूलिस आ जाते हैं। इससे पहले कि सैम कुछ कर पाए कैरन उसको बेहोश कर देती है और यूलिस को बोलती है कि वो ट्रैक्टर लेके राइली और गनी को फॉलो करे। कैरन पागलों की तरह उसी रास्ते पे जाती है जिस रास्ते पे राइली और गनी गए थे। अब कैरन एक गाना गाने लगती है जिसको सुन के गनी को काफी सारे फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। गनी का पैर एक एनिमल ट्रैप में अटक जाता है जो अपेरेंटली उसी ने सेट किया था और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और कैरन को हम वापस से एक ब्रेड बेक करते हुए देखते हैं जिसे वो काट के 3 प्लेट्स में रेडी करती है। पहला प्लेट वो राइली को देती है जो कि गनी के प्लेस में बैठी होती है और वो भी अब पॉपॉय देख रही थी। उसके गाल को भी इन लोगों ने खा लिया था। फिर वो सेलर में जाती है जहाँ सैम और वो लड़की भी थी। सैम के भी हाथ और पैर कट चुके थे और उसको भी वो लोग धीरे धीरे खा रहे थे। यही नहीं, वो उस लड़की और सैम को फोर्स भी करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो पाए और सैम और राइली दोनों खून के आंसू रोते हैं और इसी के साथ ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर मूवी को कंक्लूड किया जाए तो ये मूवी एक वीट फंगस के बारे में है जिसका नाम सॉडिको रखा गया है। पर बेसिकली इस फंगस का ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स पे जो इफेक्ट पड़ता है वो बहुत सिमिलर है। इस वायरस का इंस्पिरेशन एर्गोट नाम के एक वीट फंगस से लिया गया है जो कि लोगों को पागल कर देता है। एर्गोट के जो सिम्टम्स है जिसमें विक्टिम शेक करता है और विक्टिम को बहुत ज्यादा सीजर्स आते हैं वो गुनी और डेलिया में देखे गए थे। ये कहा जाता है कि इनफेमस सेलेम ट्रायल्स क्रिएशन इसी फंगस के कंजप्शन की वजह से हुआ था। इस मूवी ने हेलुसिनेशंस, भूख और कंपल्शन को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। ये मूवी इतनी डरावनी नहीं है पर इंटरेस्टिंग ज़रूर है। कई सीन्स में हमें ये जताया जाता है कि इंसान को खुद पे काबू करना बहुत ज़रूरी है। हनीड्यू को एक आर्ट फिल्म हॉरर जॉनर का मूवी बताया गया है। इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूजुअल हॉरर मूवी में होता है, जैसे कि जंप स्केयर्स और बहुत सारी चीज़ें। आखिरी मोमेंट तक ये नहीं पता चलता कि मूवी में हो क्या रहा है। ऑलरेडी सैम अपने ऑडिशन में फेल होकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था और वो सीन जहाँ पे राइली उसके हेल्थ की वजह से उसे कुछ खाने नहीं देती, एक पॉइंट पे वो खुद को रोक नहीं पाता और फिर उसको सपने में भी अपनी कमियां दिखती है। एक सीन जिसमें विसल टोन की वजह से गनी को बहुत सारे फ्लैशबैक्स आ रहे थे, इससे हमें ये पता चलता है
कि उन लोगों ने उसको पूरी तरह डिसेबल नहीं किया था। एक सीन जिसमें राइली कपकेक खाती है पर वो वेगन थी, ये दिखाता है कि शी वॉज लोड। इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत ही अच्छी रही। ऑल्सो यहाँ पे आखिर और बिगनिंग के सीन्स बहुत अच्छी तरह से एक साइलेंट डर बढ़ाते हैं, जो इस मूवी को बाकी सारे मूवी से अलग बनाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी एक्सप्लेनेशन द हनीड्यू मूवी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।